हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो स्वागत है बाबू आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग इतिहास के टॉप 10 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि दीर्घ-उत्तरीय क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन बाबू आपको डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल भी आपको निश्चिंत रहना है, ठीक है? देखो, ये हमारे अंतिम प्रहार सीरीज जो चल रही है वो आपको खास ध्यान में रख के बनाई गई है, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, ठीक है? हम क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन का आंसर तो बताएंगे ही बताएंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमने लिया है, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसके अलावा आपको ये पता चलेगा कि आखिर क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ से करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें लिखनी है, साथ ही साथ जानते चलेंगे। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको सारे वैल्यूएबल कंटेंट मिलेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है? और जैसा कि आपका जो अभी 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं विद्यार्थी, उनका फाइनल एडमिट कार्ड जो है वो अपलोड हो गया है वेबसाइट्स पर, तो आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? सो अब चलिए स्टार्ट करेंगे। अपन का ये पार्ट 2 है, ठीक है? अंतिम प्रहार का इतिहास। इससे पहले हमने 15 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन किए थे, ठीक ना? देखो बाबू, इससे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक ना? जो हम क्वेश्चन आपको यहाँ करा रहे हैं वो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? एक बार इसको सेट कर लिया जाए अच्छे से बाबू। हमको भेजिए यहाँ पर फोटो, ठीक है? एंड अब ठीक है, चलिए। तो 10 दीर्घ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि वो भी इस वीडियो को देखें और पता करें कि आखिर क्वेश्चन लिखें कैसे। देखो, अट्रैक्टिव होना चाहिए तुम्हारा आंसर, केवल कुछ उल-जुलूल बातें लिखने से नहीं होता है, ठीक है? यदि आपको टोटल मार्क्स चाहिए, फुल मार्क्स चाहिए, तो आपको कुछ वैल्यूएबल चीज़ें उसमें डालनी पड़ेगी। जैसे कोई ईस्वी हो गया, या फिर कोई संधि किसके बीच हुई थी, या फिर वो काम क्यों हुआ था, ऐसे कुछ वैल्यूएबल कंटेंट डालने पड़ेंगे, जो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है? चलो, एकदम रट लेना है ये क्वेश्चन, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखो क्वेश्चन क्या है। रूस की क्रांति के मुख्य कारणों को लिखें। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917। याद रखना, एमसीक्यू में आपको देखने मिलेगा। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी, ठीक है? इसके कारण क्या थे? तो कारण तो 7-8 कारण है। आपको एनसीईआरटी बुक जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें 7-8 रीजन होंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रीजन है उसको हम उठाएंगे, ठीक है? चलिए, तो रूस की क्रांति के निम्नलिखित कारण थे, क्या थे भाई? तो चलिए देखते हैं। इसकी साइज थोड़ी सी छोटी कर ली जाएगी, ठीक है? ठीक है, फर्स्ट क्या था? जार का निरंकुश शासन। रूस में जार का अर्थ होता है राजा, ठीक है? कौन होता है? राजा। कहाँ बोलते हैं इसको? रूस में। रूस में राजा को क्या बोलते हैं? जार बोलते हैं, ठीक ना? चलिए, तो जार का निरंकुश शासन पहला था। दूसरा, रूसीकरण की नीति थी, ठीक है? इसके अलावा क्या था बाबू? तो थर्ड वाला था राजनीतिक दलों का उदय, ठीक ना? रूस में अलग अलग राजनीतिक दल आ रहे थे, ठीक है? लेकिन अभी हम लोग क्या जान रहे हैं बाबू? हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? तो हम लोग आए हैं बाबू यहाँ पर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो हम अगर ये हेडिंग डाल देते हैं, केवल ये हेडिंग डाल देंगे, तो क्या हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा? नहीं। तो हमको उस हेडिंग को एक्सप्लेन करना होगा। तो जैसे हमने लिखा जार का निरंकुश शासन, तो हमको ये बताना पड़ेगा कि जार निरंकुश शासन कैसे काम करता था, ठीक है? या फिर कैसे समझ में आता था कि वो राजा निरंकुशता से शासन कर रहा है, ठीक है? चलिए, देखो क्या लिखेंगे। रूस की क्रांति का सबसे बड़ा कारण माना जाता है जिसमें रोमनो राजवंश का जार अपनी इच्छा के अनुसार काम करता था। यह एक अयोग्य शासक था जिसे जनता के सुख दुख की कोई चिंता नहीं थी। वह अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। देखो, रूस का जो राजा था वो रोमनो राजवंश का था, और वो अपनी अपने बारे में को सोचता था। जनता क्या सह रही है, जनता पर क्या आपत्ति विपत्ति है, इसका उसकी कोई चिंता नहीं थी, ठीक है? और जो वो चाहता था वो जनता पर लाद देता था, ठीक है? एक और इस चलिए लास्ट में बताया जाएगा, ठीक है? और रीजन एक बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, और उससे 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है? सेकेंड रीजन क्या था? रूसीकरण की नीति। और रूस में अनेक प्रकार की जातियां पाई जाती थी, जैसे यहूदी, जर्मन, फिन, पोल, स्लाव इत्यादि।
जैसे भारत में अनेकों प्रकार की जाति धर्म के लोग रहते हैं, वैसे ही रूस में भी बहुत सारी जातियाँ पाई जाती थी। ये अलग अलग भाषा बोलते थे, इनका रस्म रिवाज भी अलग अलग था। ठीक है, तो ये सारे भिन्न भिन्न थे। ठीक है, चलिए सेकेंड पेज पर क्या है देखते हैं। सेकेंड पेज में उसके बारे में क्या लिखा गया है। ठीक, तो अलग अलग था। इन सभी जातियों पर शासक ने अत्याचार किया और जार निकोलस द्वितीय द्वारा रूसीकरण की नीति से काफ़ी परेशान था। देखो, बहुत सारे जाति धर्म के लोग रहेंगे तो उनके रस्म रिवाज भी अलग अलग होंगे, तो वो अपने रस्म रिवाज को फॉलो कर रहे थे। तो अब ये क्या किया, जो जार निकोलस द्वितीय था उसने बोला कि आपको रूस में रहना है तो रूसी परंपरा को अपनाना होगा। ठीक है, रूसी भाषा मतलब ये सारा आपको अपनाना होगा, यूज करना होगा इसका। ठीक है, तो कहा कि एक जार एक भाषा एक रूस धार्मिक नीति को अपनाओ जिसका विरोध जनता ने किया। अब किसी को उसका धर्म उसकी जाति उसका भाषा से अलग करोगे तो वो विरोध करेगा ही करेगा। तो ये भी एक कारण था रूसीकरण की नीति, जिसमें रूस के धर्म था या फिर धार्मिक जो भी कर लो। ठीक है, और उसके अलावा रूसी भाषा ये सब थोपने का प्रयास किया जा रहा था। ठीक है, तो लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। तीसरा था राजनीतिक दलों का उदय। देखो, अभी राज्य सत्ता थी यानी कि राजा था, लेकिन अब राजनीतिक दल आ रहे हैं, इसका मतलब लोकतंत्र आ रहा है। ठीक है, देखिए 1883 ईस्वी में एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इसमें बहुत सारे वैसे लोग जुड़ गए थे जो जार के खिलाफ लड़ाई झगड़ा करना चाहते थे, मतलब कि जो राजतंत्र का विरोध करना चाहते थे वो इस पार्टी से जुड़ने लगे। किस पार्टी से, तो रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से। लेकिन बाद में 1903 में कुछ दिनों के बाद यह पार्टी टूट गई थी। ठीक है, और दो हिस्सों में बढ़ गया, जिसमें पहला था मेनसेविक पार्टी और दूसरा बोल्शेविकों की पार्टी। ठीक है, लेकिन जब भी आंदोलन करो तो ये अपने में एकजुटता रहनी चाहिए। जब तक एकजुट नहीं रहेंगे हमारा आंदोलन कभी भी सफल नहीं होगा। वही काम हुआ ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ। ये पार्टी दो हिस्सों में टूट गई, एक अमीर वालों को मेनसेविक और गरीब वालों को बोल्शेविक बोला जाने लगा। ठीक है, दो भागों में टूट गई। ये तो तीन रीजन थे। इसके अलावा एक और रीजन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, किसानों की दयनीय स्थिति। किसानों की दयनीय स्थिति नोट कर लीजिएगा, अभी इसको हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ठीक है, दयनीय स्थिति कैसे थी तो बाबू देखो, पुराने ज़माने में जो किसान थे क्या करते थे, वो पारंपरिक ढंग से खेती करते थे। वो न ही उत्तम बीज का इस्तेमाल करते थे और न ही खाद का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जिससे उत्पादन कम होता। लेकिन जो जार था वो कह रहा था कि हमको लगान दो, और भी ज़्यादा लगान वसूल रहा था, जिससे उनका खुद का भरण पोषण करना भारू हो गया था किसानों के लिए। सो उन्होंने भी विरोध करना स्टार्ट कर दिया। वही है फोर्थ रीजन है, किसानों की दयनीय स्थिति। किसान की दयनीय स्थिति याद रखिएगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं कि रूस में किसानों की स्थिति कैसी थी। ठीक है, तो बहुत ही दयनीय थी और उन पर आवश्यकता से अधिक करों का बोझ था। पारंपरिक ढंग से खेती करते थे, इसे उत्पादन कम होता था। ठीक है, चलिए बाबू, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, देखो क्वेश्चन है आपका, देखो क्वेश्चन क्या है आपका, एक सेकंड। हाँ, हो ची मिन्ह का संक्षिप्त वर्णन करें। हो ची मिन्ह क्या है, कौन है, इनका वर्णन करना है, मतलब इनके बारे में बताना है आपको। ठीक है, चलिए, तो किसी भी व्यक्ति की बारे में बताना स्टार्ट करना तो उसके जन्म से स्टार्ट करना, जिससे क्या होता है कि 2-3 लाइन अपने से बढ़ जाते हैं। ठीक है, कोई भी हो। देखो, हो ची मिन्ह का जन्म 1890 ईस्वी में मध्य वियतनाम के क्षेत्र में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था, गरीब किसान परिवार में। छोटे छोटे नोट पॉइंट याद रखोगे तो आप वर्ड बनाकर लिखते जाओगे। ठीक है, और एग्ज़ाम जब देने जाओगे आप तो उससे 15 मिनट पहले टाइम मिलता है और बोला जाता है कि ध्यान से पढ़ लो फर्स्ट पेज को। उसमें सीधा सीधा लिखा होता है कि बच्चे अपना जवाब अपने शब्दों में दें। ठीक, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको वर्ड टू वर्ड याद करके जाना है, आपको उसमें के की पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, उसमें ज़रूरी चीज़ें क्या है जो हमको लिखना है आंसर में हमारे। ठीक है, चलो, इनका बचपन का नाम ड्यूएन सिंह कुंग था।
क्या था नाम, ड्यूएन सिंह। एक तो भाई ये तो बहुत झंझट है भाई, इन लोग का नाम हमें अजीब रहता है, याद ही नहीं होता है, क्या करें भाई साहब, बच्चे भी परेशान हैं। कोई नहीं बाबू, बस क्या करना है तो अपनी हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर देना, और मैं क्या कर सकता हूँ, नाम ऐसा है याद करना पड़ेगा। ठीक है, इन्हें अंकल भी कहा जाता था। ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है, हो जी मिन मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा फ्रांसीसी स्कूल में हुआ था। 1910 में शैक्षणिक विभाग में भाग लिया, किंतु घर की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण कुछ वर्षों तक बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया, साथ ही जहाज चलाने की नौकरी किया। ठीक है, वो अपने घर की स्थिति दयनीय थी, इसलिए वो ट्यूशन भी कराने लगे, यानी कि पढ़ाने भी लगा स्कूल में, या फिर जो भी जैसे भी पढ़ाने लगे। ठीक है, और इन्होंने जहाज चलाने का नौकरी भी किया है। ठीक है, हो ची मिन्ह ने ये अच्छा शिक्षा ग्रहण के लिए रूस की राजधानी मॉस्को गए। मतलब कोई भी चाहता है कि हम अच्छे जगह से पढ़ाई करें और आगे बढ़े। ठीक है, तो इन्होंने रूस की राजधानी मॉस्को गए, वहाँ कुछ साम्यवादी नेताओं से इनकी मुलाकात हुई, और इन्होंने 1917 में साम्यवादी गुट का गठन किया। नेताओं से मुलाकात हुई, साम्यवादी नेताओं से, तो इन्होंने एक गुट बनाया, साम्यवादी गुट। कब? 1917। ठीक है, इससे प्रभावित होकर 1925 ईस्वी में क्रांतिकारी वियतनामी दल का गठन किया। ठीक है, चलो आगे क्या है इसके आंसर में देखते हैं। और तमाम जनता को जागरूक किया। साथ ही 1930 ईस्वी में वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। किसने? हो ची मिन्ह ने वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया? 1930 में। बाद में इस पार्टी का नाम बदलकर इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी किया गया, और वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का नाम इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया, और इस प्रकार वियतनाम 1945 में फ्रांस से मुक्त हो गया। ठीक है, 1945 में फ्रांस से मुक्त हो गया। इस इनके काल की आर्थिक विकास चरम सीमा पर पहुंच गई, और अंत में हो ची मिन्ह की मौत 1969 में हुई। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 1890। 1890 में जन्म और मृत्यु 1969 में। किसका? हो ची मिन्ह का। ठीक है, हो ची मिन्ह। अब याद करिएगा भाई, ये क्या हो सकता है, इसका तो कोई चारा नहीं है, नाम में अजीब रहता है इनका। ठीक है, चलिए आई थिंक बात समझ में। कोई भी जीवनी लिखनी हो तो स्टार्ट जन्म से और एंड मृत्यु के साथ, काम खत्म। बीच में उनके कुछ काम कर दो, जो कुछ पार्टियां बनाई हो उनके बारे में बता दो, बस काम खत्म। इतना ही आंसर होता है, ज़्यादा नहीं लपेटना है। ठीक है, एग्जामिनर का भी प्रेशर नहीं बढ़ाना है। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका 3rd नंबर क्वेश्चन। ठीक है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद विकास के कारणों का वर्णन करें। हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ? राष्ट्रवाद मतलब सर, राष्ट्रवाद का मतलब क्या कि अपने देश के प्रति जागरूकता, हमारा देश विकास करे, हमारे देश की जनता समृद्ध हो, हमारा देश मजबूत बने, हम एकजुट रहें। ठीक है, यही है, यही भावना जो है वो भावना ही राष्ट्रवाद होती है। ठीक है, राष्ट्रवाद एक भावना ऐसी है ना कि जो लोगों को बांध कर रखती है। देखो, भले ही हम आपस में झगड़ रहे हैं, बहुत सारी जगह मारपीट हो रही है, लेकिन जब देश की बात आएगी तो सभी लोग एक हैं। हम और आप साथ जाकर लड़ेंगे अपने देश के लिए। ठीक है, दो लोग जिनमें झगड़े हो रहे हैं वो भी अपने देश के लिए साथ लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें राष्ट्रवाद की भावना है। ठीक है, तो चलते हैं। हिंद चीन के राष्ट्रवाद में विकास के कारण क्या थे? ठीक है, ये भावना 20वीं सदी में झलक दिखाई देने लगा है। इसके कई प्रमुख कारण हैं। पहला, हम आप लोग कमेंट करिए कि 20वीं सदी का मतलब क्या? 20वीं सदी मतलब क्या? 1900 से 2000 या 1800 से 1900? कौन सा 20वीं सदी है ये बताना है आपको। ठीक है, कमेंट करना, स्पैम कर देना है। ठीक है, चलो तो अपन आंसर करते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। औपनिवेशिक शासन पहला था, औपनिवेशिक शोषण, सॉरी यहाँ पर ये शोषण होगा, क्या होगा? शोषण, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, चलो औपनिवेशिक शोषण। उपनिवेश क्या होता है? जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अधिकार कर लेता है और अपना शासन व्यवस्था स्थापित करता है। जिस देश पर शासन व्यवस्था स्थापित करता है वह उस देश का उपनिवेश कहलाता है। ठीक है, औपनिवेशिक शोषण देखिए इसमें क्या दिया है, फ्रांसीसी सरकार द्वारा हिंद चीन का जमकर शोषण किया जा रहा था। शोषण है भाई, शोषण। ठीक है,
इस बात से राष्ट्रवादी विचारधारा और राष्ट्रीय चेतना का विकास किया। इसमें संस्था और छात्रों का आंदोलन सक्रिय रहा। जब फ्रांसीसी सरकार इनका शोषण कर रही थी, ठीक है, तो फ्रांस तो दूसरी जगह है, उन्होंने आकर इन पर तो कब्जा किया था, तो उपनिवेश स्थापित किया, इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ कि छात्र और जो संस्थाएं थी वो इनका विरोध करने लगी, आंदोलन करने लगी इनके विरोध में। ठीक है, तो सब में एकजुटता की भावना पैदा होने लगी। ठीक, सेकेंड आता है औपनिवेशिक धार्मिक नीति। फ्रांसीसी हिंद चीन के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते थे, और यूरोप वाले ना ठेका लेकर चलते हैं भाई। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा गया, हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा गया है कि ये ठेका लिए रहते हैं कि सबको हमको समृद्ध बनाना है, सबको बेहतर इंसान बनाना है। यूरोपवासियों ने ठेका लिया है। ठीक है, तो ये सुधार लाना चाहते थे हिंद चीन में जो लोग रहते थे उनके जीवन में, जिसका केंद्र बिंदु ईसाई धर्म को अपनाना था। अब बताओ, ये मतलब आप सुधार रहे हो तो भाई सुधारो ना, पैसा दे दो, उसकी सुविधाएं दो तो सुधर जाएगा, शिक्षा दे दो सुधर जाएगा। लेकिन ना, तू ईसाई धर्म अपना लो तभी तो हर कल्याण हो, नहीं तो ना हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम किसी की भलाई करना चाहते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि वो हमारे साथ रहेगा तभी भलाई करेंगे उसका। भलाई मतलब भाई हमारे पास सक्षम, हम सक्षम है, आपकी मदद कर रहे हैं आपकी अच्छाई के लिए। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः इस धर्म से जनता में असंतोष फैल गई और अपनी राष्ट्र भावना का विकास किया। आप किसी को वरियाई जबरन धर्म परिवर्तन कराओगे तो भाई होगा ही होगा, क्लियर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो आंदोलन होने लगा। ठीक है, दूसरा था औपनिवेशिक धार्मिक नीति। ठीक, नेक्स्ट, ये रहा तीसरी घटना, विश्व घटना का प्रभाव। विश्व में बहुत सारी घटनाएं हुई जिनका हिंद चीन में असर पड़ा। ठीक है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम्हारे बगल वाले घर में चोरी होती है, ठीक है, तो क्या अगले दिन से तुम अपने जो पैसा रखे हो, तुम्हारे पापा मम्मी पैसा रखे हैं, क्या वो लॉकर नहीं लगाएंगे, ताला नहीं लगाएंगे? लगाएंगे ना। दूसरों से देखकर सीखोगे ना कि नहीं लॉक करना पड़ेगा, नहीं तो ये गानी मेरे पर भी गिर सकती है, ये बारी पड़ सकती है हम पर भी। सेम वही बात यहाँ पर थी। ठीक है, विश्व की कई प्रमुख घटना ने राष्ट्रवाद के विकास में सहायक साबित हुई। ठीक है, जैसे 1905 में रूस जापान युद्ध हुआ था जिसमें रूस की बुरी तरह हार हो गई थी। 1911 में चीनी क्रांति हुआ था। चीन में क्रांति कब हुई थी? चीनी क्रांति 1911 में। ठीक है, 1905 में रूस और जापान में युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। जब जापान सॉरी रूस युद्ध हार गया था जापान से। ठीक है, और इसी के बाद जो लोग थे वो रोटी दो किनारे के साथ राजा के महल की तरफ बढ़ने लगे थे, जिसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो रविवार का दिन था। ठीक है, और वहाँ पर जार की निरंकुशता का पता चलता है, जिसने बोल दिया था कि गोली चला दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हो गोलियां बरसाओ सैनिकों से। और सैनिक क्या करेंगे भाई, ऑर्डर है तो पालन करना होगा, खुद से भी तो मोह है उनको। ठीक है, और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध, 1929 में आर्थिक संकट, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध, इन सभी घटनाओं को प्रेरणा लेकर हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अंततः 1945 में वियतनाम आज़ाद हो गया। ये सारी घटनाएं 1905 का जापान और रूस युद्ध, 1911 में चीनी क्रांति, 1914 की प्रथम विश्व युद्ध, या फिर 1929 का आर्थिक मंदी, 1939 का द्वितीय विश्व युद्ध, ये सारी घटनाएं ने हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास को प्रभावित किया। ठीक है, तो बात ये थी, सिंपल सी बात थी। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, ये ऐसे 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 जो बटन बना रहता है ना, ठीक है, तो क्या कर देना है, लाइक कर देना है। ठीक है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम में मार्क्स बूस्ट करने में आपको सहायता करेगा। ठीक है, चलिए, सो लेट्स गो एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मालीगांव घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। मालीगांव घटना क्या थी, मालीगांव में क्या हुआ था? यदि आपने बुक पढ़ा है तो बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अमेरिका के जो थे वो, अरे भाई एक सेकेंड, ठीक है, चलो तो चलिए आंसर देखते हैं क्या है। दक्षिण वियतनाम एक गांव था, दक्षिण वियतनाम का एक गांव था मालीगांव। ठीक ना, वहाँ पर लोगों को वियतकांग समर्थन मान अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला, औरतों बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दी।
तो बेसिकली हुआ क्या था कि वियतनाम का एक गांव था, दक्षिण वियतनाम का माइली गांव। वहाँ पर जो अमेरिकी सैनिक थे, उन्होंने इन जो वहाँ पर लोग रहते थे दक्षिण वियतनाम में, उसे वियतकांग समर्थक मानकर, ठीक है, वहाँ के पुरुषों को तो पहले मार डाला, फिर वहाँ की औरतों और बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया, ठीक है, और उसके बाद सबको आग लगा दिया। उसमें से एक बूढ़ा जिंदा बच जाता है, उसमें से एक बूढ़ा क्या होता है, जिंदा बच जाता है, जो ही इस घटना को उजागर करता है। अदरवाइज बाबू ये भी घटना पूरी दब जाती है, किसी को कुछ पता नहीं चलता क्या आखिर क्या हुआ था। यहाँ पर अमेरिकी सेना की मतलब संकुचित बुद्धि का पता चलता है, ठीक है। चलिए, तो यही आपका आंसर था, एक बूढ़ा बच जाता है जो इस घटना को उजागर करता है, ठीक ना। और इस घटना के कारण जो अमेरिका था उसकी बेइज्जती पूरी पूरे देश में होने लगी। भाई ऐसी घिनौनी हरकत करोगे तो बेइज्जती होगी होगी, ठीक है। तो उस वक्त जो राष्ट्रपति थे निक्सन ने, उन्होंने शांति के लिए 5 सूत्री योजना लाई, पंचसूत्री योजना लाई, ठीक ना। ये सारा जब गड़बड़ हो गया था तब शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए कि हमारे पर कोई उंगली न उठे, हमारी कोई निंदा न करे, ठीक है। वो कहते क्या है अपनी पंचसूत्री योजना में, पहला, हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथास्थान पर रहे। हिंद चीन में जो भी सेनाएं युद्ध कर रही हैं वो जहाँ है वहाँ पर स्थिर हो जाए, रुक जाए। क्या, जो भी सेनाएं युद्ध कर रही हैं वो भी रुक जाए। सेकेंड में बोलता है युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे, यानी कि जो भी वहाँ पर युद्ध चल रहा है उसकी देखरेख अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि जो एक संगठन होता है युद्ध नियंत्रण वाला, ठीक ना, वहाँ वो लोग जाएंगे और निरीक्षण करेंगे कि सब कुछ अच्छे से है ना, सब कुछ सेटल तो है ना, ठीक है। तीसरा है इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। तीसरा कि कोई भी देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा, सब यथावत स्थिति में रहो, ठीक है, जब तक सारा मामला ठंडा ना हो जाए, युद्ध खत्म करो, रुके रहो, ठीक है। चौथा, युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाई बंद रहेंगी, सभी बमबारी से आतंक फैलने वाली घटनाओं तक, यानी कि फिर चौथे में क्या बोलता है कि कहीं भी लड़ाई, तुम बोला बोली करो, मारा पीटी करो, चाहे गोली बारूद चलो, सब कुछ बंद रहना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, एक्टिविटी तो होनी ही नहीं चाहिए। पांचवा में क्या कहता है, युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना चाहिए। और ये युद्ध विराम तब तक रहेगा जब तक कि पूरे हिंद चीन में युद्ध का समाप्त न हो जाए, संघर्ष का अंत न हो जाए, तब तक ये युद्ध विराम यूं ही चलता रहेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति निक्सन की ये पंचसूत्री योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल, ठीक ना। और इसको याद कर लेना, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है पंचसूत्री योजना क्या है राष्ट्रपति निक्सन की, और ये कब आई थी, तो मालीगांव हत्याकांड के बाद। या फिर एमसीक्यू में भी आपको देखने को मिल सकता है कि पंचसूत्री योजना कब आई थी, तो मालीगांव हत्याकांड होने के बाद, सॉरी मालीगांव घटना या फिर हत्याकांड जो कह लो यार, मतलब बहुत घिनौनी हरकत थी अमेरिकी सेना की, ठीक है। चलिए, तो ये था 4th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन ये है आपके सामने, फटाफट से करेंगे, लेक्चर काफ़ी लंबा होता जा रहा है, ओके। असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। कुछ कारण है, कुछ परिणाम भी है। क्या कारण है, क्या परिणाम है, फटाफट से देखेंगे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1921 में पंजाब और तुर्की के साथ हुए अन्यायों का प्रतिकार और स्वराज्य प्राप्ति के उद्देश्य से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1921 में, ठीक है। इसके कारण निम्नलिखित है, और ये क्यों हुआ था, तो पंजाब और तुर्की के साथ हुआ अन्यायों का प्रतिकार लेने के लिए। पंजाब में जो अन्याय हुआ था और तुर्की में, ठीक है। पहला इसका मुद्दा क्या था, कारण क्या था, खिलाफत का मुद्दा। दूसरा, पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना। और तीसरा, स्वराज्य प्राप्त करना, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्त करना। ये 3 रीजन थे। परिणाम इसका क्या हुआ, जनता का अपार सहयोग मिला, ठीक है, क्योंकि जनता दबी हुई थी भाई, उसको नेतृत्व करने वाला चाहिए था, वो नेतृत्व करने वाले के पीछे डायरेक्ट जनता चलती, ठीक है। दूसरा, देश की शिक्षण संस्थाएं लगभग बंद सी हो गई क्योंकि छात्रों ने उनका त्याग कर दिया। इसका नाम ही था असहयोग आंदोलन, ठीक है। यानी कि जो भी काम कर रहे हो अंग्रेजों का, वो काम करना छोड़ दो, साफ सीधा सीधा मतलब यही था असहयोग आंदोलन का मतलब। जो वकील हैं, जो डॉक्टर हैं, जो टीचर्स हैं, वो सब कुछ अपनी जॉब छोड़ दो कि हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। यही असहयोग आंदोलन में था और कुछ नहीं था, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ कि वस्त्र जलाए जाने लगे, विदेशी कपड़ों का विरोध किया जाने लगा। नमक का सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने किया, नमक सत्याग्रह से भी उसका विरोध किया गया कि हम आपकी कोई भी चीज़ का प्रयोग नहीं करने वाले हैं, ठीक है।
फिर देखो, राष्ट्रीय शिक्षा के एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस सिलसिले में काशी विद्यापीठ और जामिया मिलिया जैसे संस्थाओं की स्थापना हुई। कितने लोगों ने नौकरियाँ छोड़ दी, विदेशी वस्त्रों को जलाया जाने लगा। और इस सब कामों में ना हिंदू मुस्लिम दोनों साथ रहे, हिंदू प्लस मुस्लिम। ठीक है, देखो यही होता है ना राष्ट्रवाद, अपने राष्ट्र के लिए ये सत्य है। ऐसे हमारे में कोई भी भेदभाव चले, लेकिन जब राष्ट्र की बात आएगी तो सब सेम है। ठीक है, तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह है कुछ क्वेश्चन क्या 6 नंबर क्वेश्चन, तो फटाफट से देखते हैं क्या ये आंसर क्या रहा है। इटली के एकीकरण में मेजनी, गाबूर और गरीबाल्डी के योगदान को बताना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से, मतलब ये क्या क्या कंट्रीब्यूट किए थे मेजनी, गाबूर और गरीबाल्डी। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, तो हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है 6। मेजनी गाबूर का योगदान, साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और युग सेनापति था मेजनी। ठीक है, मेटरनिक युग के पतन के बाद भिन्न परिस्थिति में इटली में मेजनी का प्रादुर्भाव हुआ। मेटर युग का पतन हो गया, उसके बाद मेजनी का प्रादुर्भाव हुआ। उसका योगदान क्या है, तो उसने यंग इटली नामक संस्था का गठन किया और युवा शक्ति में विश्वास करता था, मतलब युवाओं को साथ रखना चाहता था। यदि समाज में क्रांति लानी है तो विद्रोह का नेतृत्व युवकों को करना पड़ेगा। यदि समाज में परिवर्तन लाना चाहते तो तुमको युवा के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि युवा जो चेंज ला सकता है वो कोई नहीं ला सकता। ये मेजनी भी जानता था, ठीक ना। इसलिए उन्होंने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया था। इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कर उसका एकीकरण करना था उसका लक्ष्य। किसका, मेजनी का। उसने जनता जनार्दन तथा इटली का नारा बुलंद किया। इससे युवाओं में एकता का सूत्रपात हुआ और 2 वर्षों के भीतर यंग इटली के सदस्यों की संख्या 8,000 तक पहुंच गई। उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण मेजनी को निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा। बहुत ही उग्रता से, मतलब वो कंट्रोल नहीं था, जैसे कि गांधी जी कर रहे थे कि अहिंसा के साथ विरोध, वैसा नहीं था, ठीक ना। तो उग्र होने लगे तो फिर उसको छोड़कर जाना पड़ा। कहाँ चला गया, तो इंग्लैंड चला गया। वहाँ से अपनी रचनाओं द्वारा इटली के स्वाधीनता संग्राम को प्रेरित करता रहा है। इटली के एकीकरण में उसे पैगंबर कहा गया है। इटली के एकीकरण में मेजनी को पैगंबर कहा गया है। क्या कहा गया, पैगंबर। ठीक है, चलिए, ये तो मेजनी की बात थी। ये किसकी बात थी, मेजनी की। अब आते हैं गरीबाल्डी। गरीबाल्डी का क्या योगदान था और काबूर का क्या योगदान था। तो 6 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है। गरीबाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है। उसने लाल कुर्ती नामक युवकों का एक संगठन कायम किया। गरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक नवयुवकों का एक संगठन कायम किया। ठीक है, इसकी सहायता से उसने 1860 में नेपल्स के राज्यों को पराजित किया और बाद में सिसिली और पोप को कब्जे में ले लिया। इसके बाद गैरिबाल्डी ने अपने सारे जीते हुए इलाकों को विक्टर इमैनुअल को सौंपकर और विक्टर को इटली का राजा घोषित कर दिया। इसके बाद गैरिबाल्डी ने अपने सारे जीते हुए इलाकों को विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया और विक्टर को इटली का राजा घोषित कर दिया। पीटमाउंट सार्डिनिया का नाम बदलकर इटली राज्य कर दिया गया। ठीक है, पीटमाउंट और सार्डिनिया जो थे इनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इटली। ठीक ना, ये अलग अलग जो राज्य थे उनको मिला दिया गया। ठीक है, तो आई थिंक बात आपको समझ आ गई कि उनके बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ें लिखनी है, उन्होंने क्या क्या किया था। ठीक है, और ये यंग इटली हुआ, ठीक ना, फिर लाल कुर्ती, ये सब याद करना चाहिए, ठीक ना। तलवार कहा जाता है, ये MCQ में भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन है बाबू, एक बार फटाफट से देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एकदम मिस नहीं करना है, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, चलो, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। जर्मनी का एकीकरण हुआ, उसमें बिस्मार्क का क्या योगदान था ये बताना है। चलिए तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। 1848 ईस्वी की को क्रांति के बाद यह स्पष्ट हो गया कि जर्मनी का एकीकरण क्रांतिकारियों के प्रयत्न से नहीं होना था। 1848 में क्रांति हुई लेकिन जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सका, तो ये समझ में आ गया कि ये क्रांतिकारियों से प्रयत्नों से पूरा नहीं होगा। ठीक है, जो क्रांतिकारी हैं वो जर्मनी का एकीकरण नहीं करा सकते, तो उसका एकीकरण एक सैन्य शक्ति प्रधान साम्राज्य के रूप में शासकों द्वारा होना था। यानी जब तक एक संगठन नहीं बनाओगे ना, एकजुट नहीं होगे ना, तब तक आप सफल नहीं हो सकते हो। एकजुट होना पड़ेगा। कुछ चंद लोगों के बल पर आप सोचो कि कुछ भी हासिल कर लिया जाए, तो वो नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। इस कार्य को किसने पूरा किया था, तो बिस्मार्क ने। ठीक है ना,
जनवरी 1830 में विलियम प्रथम प्रसा का शासक बना और उसने बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क को क्या बनाया? चांसलर, यानी कि चांसलर को क्या बनाता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री। ठीक है, चांसलर को क्या बोला जाता है? प्रधानमंत्री, या फिर प्रधानमंत्री को चांसलर बोला जाता है। बिस्मार्क प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। बिस्मार्क सोचता था कि जब जर्मनी का एकीकरण हो तो लगे कि नहीं प्रसा का भी योगदान उसमें था, पर ऑस्ट्रिया उसका विरोध कर रहा था। लेकिन ऑस्ट्रिया कर रहा था कि इसमें प्रसा का क्या काम है भाई। तो बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था। वो जानता था कि सेना बहुत जरूरी है। अतः इसके लिए उसने रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किया। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेना लागू कर दी। ठीक है, कि सैन्य मतलब सेना में शामिल होना जरूरी है। सैन्य सेवा लागू कर दी। बिस्मार्क ने अपनी नीति से क्या किया? नीतियों से प्रसा का सुदृढ़ीकरण किया और इस कारण प्रसा ऑस्ट्रिया से किसी मायने में कम नहीं रहा। तब बिस्मार्क ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ युद्ध कर जर्मनी का एकीकरण करने में सफलता पाई। तो सोचो, बिस्मार्क जो था प्रसा का चांसलर, उसने किससे युद्ध किया? डेनमार्क से, ऑस्ट्रिया से, फ्रांस से, और इन तीनों के साथ युद्ध करके जर्मनी का एकीकरण संभव कराया। ऐसा था बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन था? एक प्रधानमंत्री था। कहाँ का? प्रसा का। किसने उसको नियुक्त किया था? तो विलियम प्रथम ने। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? प्रसा का। ठीक है, और कब नियुक्त किया चांसलर? तो जनवरी 1830 ईस्वी में। ठीक है, और क्योंकि ये बिस्मार्क जानता था क्योंकि बिना सैन्य शक्ति के एकीकरण संभव नहीं। इन चंद लोगों के, ये क्रांतिकारियों के चलते संभव नहीं है। एक सेना मजबूत गठन करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। ये रहा 8 नंबर क्वेश्चन। आई थिंक यस 8 नंबर क्वेश्चन ये जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण थे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम BBI में मार लो। ठीक ना, पूछा जाएगा इस पर जहाँ तक चांसेस। जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण थे। आखिर ये क्रांति क्या थी, क्यों हुई थी? तो चार्ल्स दसवां, दसम मतलब 10वां, एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्र भावनाओं को दबाने का कार्य किया। वो निरंकुश था, मतलब उस पर किसी का अंकुश नहीं था, जो मन में आया वो किया। तुम हमको मारोगे तो हम पीट देंगे, बहुत ज़्यादा मार देंगे, ऐसा था वो। प्रतिक्रियावादी था, तुम बोलोगे तो हम पीटने लगेंगे, नहीं बोलना है। ठीक है, उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। वो नहीं चाहता था कि वो लोकतंत्र रहे भाई। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिगने को प्रधानमंत्री बनाया गया। अच्छा बताओ, जो इंसान बुरा रहेगा वो बुरे को साथ ही रखेगा। तो खुद ही प्रतिक्रियावादी था, अपना प्रधानमंत्री भी प्रतिक्रियावादी बना लिया पोलिगने। ये भी प्रतिक्रियावादी था, जैसा को तैसा, जैसा शासक वैसा प्रधानमंत्री। पोलिगने ने लुई 18वां द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थापक शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेष अधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। अब ये आया तो इसने जो 1818वां लुई 18वां था, उसने समान नागरिक संहिता लागू किया था। इसके कहने का मतलब है कि किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। जो गरीब है अमीर है दोनों सेम है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। लेकिन ये आया तो सब खत्म कर दिया उसने। जो ये पोलिगने था, उसने जो अभिजात्य वर्ग है, बड़ा वर्ग है, शक्तिशाली वर्ग है, उसे वरीयता देने लगा। ठीक है, उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देने लगा। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती एवं क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। तो उदारवादी जो थे, ठीक है, उन्होंने समझा कि नहीं ये गलत हो रहा है, और फिर उन्होंने क्या, फिर वहीं का प्रतिनिधि सदन एक दूसरे उदारवादियों ने पोलिगने के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। जो उदारवादी थे उन्होंने पोलिगने के विरुद्ध असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स दसवां ने इस विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। अब सोचो, जब उसका विरोध हो रहा था पोलिगनी का, तो चार्ल्स दसवां ने एक अध्यादेश जारी किया, 4 अध्यादेश जारी किया था, जिसके कारण पेरिस में, फ्रांस की जो राजधानी थी, वहाँ पर क्रांति की लहर दौड़ गई। कि क्या है यार, मतलब हमेशा दबाव चलेगा, ये सही नहीं है, हम लोग नहीं सहेंगे, अपने अंडर में आप रहो। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? तो फ्रांस में 28 जुलाई को गृह प्रारंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। इसके साथ ही चार्ल्स दसम फ्रांस की राजगद्दी को त्याग कर इंग्लैंड चला गया, और इस प्रकार फ्रांस में
बुर्बो वंश का शासन का अंत तथा अरलायंस वंश की लुई फिलिप का सत्ता प्राप्त हुई। यानी कि किस वंश का अंत हुआ था जुलाई 1830 की क्रांति में? बुर्बो वंश का। स्थापना किस वंश का हुआ था? तो अरलायंस वंश का। ठीक है। और आर्लेयंस वंश का शासक कौन था? लुई फिलिप था। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चन आप करने हैं। ठीक है। शॉर्ट चीज़ें कुछ कुछ मतलब की पॉइंट याद होने चाहिए, तब आप आंसर सटीक लिख पाओगे। आपको टोटल मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स। ठीक है। चलिए, वो यही थे 8 क्वेश्चन। ठीक। तो आई थिंक आपको बात समझ में आएगी कैसे क्वेश्चन करना है। उसमें आप नोट कर लो कि की पॉइंट होने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होने चाहिए। जो लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आपको क्वेश्चन के आंसर की तरफ भागना है, ना कि पेज भरने की तरफ। आप 4 पेज भी लिख दोगे, कुछ नहीं लिखे रहोगे तो भी मतलब उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना तुम 1.5 पेज लिख कर नोट मतलब अच्छे अच्छे पॉइंट्स उसमें लिखे रहोगे तो। ठीक है। बाकी सब बढ़िया, पढ़ाई करते रहिए, टेंशन नहीं लेना है। आपका भाई आपके साथ है। अंतिम प्रहार, अभ्यास सीरीज, ये सारा आपको देखा जाना है। ठीक है। और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आप मेहनत कर रहे हो बाबू तो आप सफल होगे, आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, हमारी 100% गारंटी है। 100% लिख लो कि आप मेहनत कर रहे हो तो इसका फल आपको मिलेगा। किस रूप में मिलेगा वो आपको एग्ज़ाम के बाद पता चल जाएगा। ठीक है। ओके। और हाँ, एक बात और कोई ऐसा बोले कि सर वो देखने से याद थोड़ी होगा। बाबू देखो, आज आप ये देखा ना, इसको एक बार रिवाइज करोगे ना तो आपको समझ में कि सर ये बता रहे थे चीज़ें, तो ये बात जल्दी रिकॉल होगी। ठीक है। और आपको इसकी इम्प्रूवमेंट आपको एग्ज़ाम के दिन देखने को मिलेगा, बाबू आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, करना जरूर है, मिस नहीं करना है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी हिस्ट्री का खत्म हो गया, इसके बाद स्टार्ट होगा भूगोल का। ठीक है। सबको अंतिम प्रहार के सारे वीडियोस ज़रूर देखने हैं। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय।